एक टाइम था जब यूरोप में लोग अपने आप को फ्रेंच, जर्मन या इटालियन भी नहीं मानते थे। फिर अचानक नेशनलिज्म का आइडिया कैसे स्प्रेड हो गया? 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म राइज हुआ यूरोप के अंदर। इसका जो मेन रीजन था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, जहां से आइडिया आया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने इन आइडियाज को पूरे यूरोप में स्प्रेड किया, लेकिन साथ ही वहां पर कंट्रोल भी किया। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज जैसे जर्मनी और इटली में लोग एक अलग नेशन बनाना चाहते थे। इसे बोलते हैं यूनिफिकेशन मूवमेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है इस चैप्टर के अंदर से बहुत ज्यादा। ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर लिखी है। इस पिक्चर के अंदर जो है आप लोगों को क्या डिपिक्ट किया गया है कि जो बहुत सारे नेशन हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने देश को आजाद करवाना चाह रहे हैं और अपना देश एक यूनाइट नेशन बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first print in the series shows people from Europe and America of different ages and social classes marching in a line honoring the Statue of Liberty। यानी कि इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि जो यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग एज के लोग, अलग अलग सोशल क्लास के लोग, वो क्या कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं एक लाइन के अंदर और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ऑनर कर रहे हैं, उसको इज्जत और सम्मान दे रहे हैं। The Statue of Liberty in the image holds a torch and the rights of man charter symbolizing freedom and human rights। और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के ने जो है एक क्या पकड़ी हुई है, मार्च, एक मिसाल पकड़ी हुई है। वो क्या डिपिक्ट कर रही है, वो बता रही है राइट्स ऑफ मैन चार्टर, फ्रीडम को बता रही है और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स को बता रही है। इन द फोरग्राउंड शेटर्ड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक ऑन द ग्राउंड कन्वेइंग द ओवरथ्रो ऑफ ऑपरेसिव सिस्टम्स। यानी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है अपने देश को अब एक यूनाइट कराएंगे, सभी जो है हमारे देश के अंदर यूनिटी के साथ रहेंगे, लिबर्टी के साथ रहेंगे, फ्रेटर्निटी के साथ रहेंगे, यानी कि भाईचारे के साथ रहेंगे, एकता हमारी रहेगी। तो नेक्स्ट है बेटा आपका फर्स्ट टॉपिक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आई? तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपकी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 1789 के अंदर फ्रांस में। मोनार्क जो है उन्होंने पावर को अपने अंडर में ले लिया था 1789 के अंदर। मोनार्क का मतलब क्या होता है? मोनार्की, जहां पर एक ही पर्सन का रूल होता है। पीपल वर वेरी अपसेट, वहां पर लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने जो है क्या किया, मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्यूशन कर दिया, प्रोटेस्ट करने उन्होंने शुरू कर दिए। जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने एक राजा के रूल को हटाकर वहां पर अपने लिए यूनिटी स्टेब्लिश कर दी, यानी कि एकता उन्होंने स्टेब्लिश कर दी। अब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण? तो सबसे पहले है चेंज इन पावर। पावर के अंदर चेंज आ गया कि वहां पर किंग से जो पावर है वो फ्रेंच पीपल्स के हाथ में चली गई, यानी कि एक राजा रूल नहीं करेगा, अब वहां की जनता रूल करेगी। उसके बाद है नेशनलिस्टिक आइडियाज। नेशनलिस्टिक आइडियाज का मतलब है कि वहां पर नए आइडियाज इमर्ज होकर आए। सबसे पहले था ला पात्रे, यानी कि द फादरलैंड, एंड द ले सिटोयन, यानी कि सिटीजन्स। अब क्या था कि जो सिटीजनशिप है और आइडेंटिटी है अब वो लोगों की है, कोई एक राजा रूल नहीं करेगा, अब वहां की देश की जनता रूल करेगी। उस देश की जनता के पास अपने सिटीजनशिप के राइट होंगे, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट है बेटा सिंबॉलिक चेंजेस। सिंबॉलिक चेंजेस क्या है कि जो मोनार्की अथॉरिटी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा, यानी कि जो पॉलिटिक्स थी उसमें अब एक राजा ना होकर देश की जो जनता है उसमें अलग अलग पार्टियां बन गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग जो है वो रिफॉर्म्स लाए गए, अलग अलग एक्ट लाए गए और उसको अमेंड किया गया। जो ओल्ड फ्रेंच फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया ट्राई कलर फ्लैग के साथ। ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो है उस दौरान देखने को मिली। ये में एग्जाम में आएगा, क्या आएगा? नेपोलियन रूल मार्क्ड द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को एंड कर दिया। नेपोलियनिक कोड 1804, इसको जो है वो सिविल कोड भी बोलते हैं, और ये क्या था? बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, यानी कि जो वो जन्मजात वहां पर लोग रह रहे थे उनको अबोलिश कर दिया गया और एक लीगल इक्वालिटी जो है वो सभी के लिए लाई गई और प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो लीगल इक्वालिटी है, लीगल इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी वहां जन्मजात रह रहा है, सिर्फ वो ही नहीं, बाहर देशों से आकर बसे यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भी इक्वल राइट है, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट है चाहे उस देश में रहने के राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या था? एक पॉलिटिकल क्लब था जो डिस्कस कर रहा था गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कि कैसे कैसे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनेंगी। 1790 के अंदर जैकोबिन क्लब का मेंबर जो है वो कौन बना था? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, और उन्होंने वहां
उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उनके ऊपर भी पड़ा। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज की जो रीच थी, यानी कि उनकी जो पहुंच थी, वो कहां कहां तक चली गई फ्रेंच लोगों की? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक। जो फ्रेंच आर्मी थी वो जैकोबिन को सपोर्ट कर रही थी और वो चाह रही थी कि हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म आए। नेशनलिज्म का मतलब है देश के लोगों के दिलों के अंदर देश के प्रति भावना जागना, एक यूनिटी के साथ रहना, भाईचारे के साथ रहना। अब नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप के अंदर? जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड वो डिवाइड हुए हुए थे किंगडम्स के अंदर, डचेस किंगडम के अंदर और कैंटोन्स के अंदर, जहां पर वो है रूल कर रहे थे अलग अलग टेरिटरीज के अंदर। सबसे पहले एग्जांपल है हैब्सबर्ग एम्पायर का। ऑस्ट्रिया और हंगरी एक जो देश है, डाइवर्स एम्पायर था वहां पर, और जो गवर्नमेंट है वहां पर रूल कर रही थी अलग अलग रीजन्स और अलग अलग पीपल की। तो जो एम्पायर है एल्पाइन रीजन्स का, जैसे कि टायरोल है, ऑस्ट्रिया है और सुडेंटेनलैंड है, वो क्या कर रहे थे कि वो जर्मन लोग थे, वहां पर जर्मन स्पीकिंग जो अरिस्टोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि जर्मनी बोलने वाले लोग जहां थे। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस कौन कौन से थे? लैम्बोर्डी और वेनेशिया, यानी कि ये ऑस्ट्रिया हंगरी की बात हो रही है। उसके अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर टायरोल और ऑस्ट्रिया और सुडेंटेनलैंड जो है वहां पर जर्मनी बोलने वाले लोग थे। लैम्बर्डे और वेनेशिया के अंदर इटली बोलने वाले लोग थे। जबकि जो हंगरी है, हंगरी में जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिवाइडेड थी कि आधे लोग तो क्या बोलते थे? मगियार बोलते थे, और आधे जो है वो अलग अलग डायलेक्ट्स यूज करते थे, यानी कि अलग अलग जो भाषाएं हैं वो बोलते थे। गैलिसिया के अंदर एरिस्टोक्रेसी में क्या था? प्रीडोमिनेंट थे पोलिश लोग। यहां पर क्या था कि बेटा अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं अलग अलग रीजन के अंदर। अब है एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि कोई एक अमीर क्लास उसको रिप्रेजेंट करती है, यानी कि रिप्रेजेंटिंग द एलाइट और वेल्दी क्लास, कि अमीर लोग जो हैं वो वहां पर हैं और उनका जो है इन्फ्लुएंस है वहां के लोगों के ऊपर। इन्फ्लुएंस का मतलब उनका प्रभाव पड़ रहा है अमीर लोगों का। पोजेस्ड एक्सटेंसिव लैंड एंड प्रॉपर्टी, और उनके पास क्या है? बहुत सारी लैंड और प्रॉपर्टी है। टिपिकली कन्वर्जेंट इन द फ्रेंच लैंग्वेज, और किसमें? वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं और वो सिर्फ अमीर आदमियों से ही शादी करते हैं। पीजेंट्स यानी कि किसान, किसान क्या है वहां पर जो है उनको बहुत ज्यादा एक तो पॉपुलेशन जो है वहां पर सबसे ज्यादा किसानों की है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है जो लैंड कल्टीवेट की जाती है वो किसानों के द्वारा और छोटे जो लैंड होल्डर्स हैं उनके द्वारा की जाती है। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में भी जो पीजेंट्स हैं वो वर्क करते हैं लेबर्स की तरह एरिस्टोक्रेसी में, यानी कि अमीर लोगों के जो खेत हैं उसके अंदर वो लोग लेबर की तरह काम करते हैं। मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक इकोनॉमिक क्लास को, यानी कि ना तो वो बिल्कुल गरीब है ना वो बिल्कुल अमीर है। ठीक है, उनके वो क्या कर रहे हैं? वो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि उन्होंने इंडस्ट्रीज खोल दी, इंक्रीज कर रहे हैं अपने ट्रेड को और लीड कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेंस इन इंग्लैंड अराउंड 1750, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड के अंदर कब आया? 1750 के अंदर। फ्रांस और ब्रिटेन और जो जर्मन की जो स्टेट्स हैं वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और वहां पर अलग अलग कौन लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो भी मिडिल क्लास लोग हैं, डॉक्टर, टीचर्स, बिजनेसमैन, ये सभी क्या है? मिडिल क्लास लोग हैं। उसके बाद है व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किसके लिए खड़ा था? फॉर द एमर्जिंग मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म सिंबलाइज्ड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर एवरीवन अंडर द लॉ। वो क्या चाह रहे थे? लिबरल का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो काम हो रहा है वो सारी जनता के लिए हो, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो और इक्वालिटी हो हर एक इंसान की लॉ के अंडर में। In the economic realm, liberalism advocated for a free market and the elimination of state imposed restrictions। यानी कि लिबरलिज्म के अंदर क्या बोला जाता है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, कि लोग जो है वो वहां पर फ्रीली ट्रेड कर सके, कोई भी उनके ऊपर टैक्स इंपोज ना किया जाए, कोई भी स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उनके ऊपर ना लगाई जाए। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स जो है वो उनके ऊपर ना लगाया जाए, उनकी जो करेंसीज है वो ज्यादा हो, और जो नेटवर्क रेलवे है, जो रेलवे का जो नेटवर्क है उसको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि जो ट्रेड है वहां पर वो अच्छा हो सके। उसके बाद है इन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये कंजर्वेटिज्म की जो चीज आई है 1815 में वो क्यों आई है? तो जो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रेडिशंस होते हैं हमारे, ठीक है, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, कस्टम है, कस्टम का मतलब हमारे जो रिचुअल्स हैं उनको क्या किया जाता है? उनको स्ट्रेस किया जाता है, यानी कि उनके अंदर क्विक चेंज आ रहा है। कंजर्वेटिव सोच का मतलब है कि आप एक लिमिट हो चुके हो, एक लिमिट तक आप वो काम करोगे। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि उन सारी चीजों को लिमिट कर दिया गया।
1815 के अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट वर गाइडेड बाय कंजर्वेटिज्म, वैल्यूइंग मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली प्रिजर्वेशन। यानी कि उसमें यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, कंजर्वेटिज्म, वैल्यू करना शुरू कर दिया मोनार्की की, चर्च की और सोशल हायरार्कीज थी कि जो उनको डिवाइड किया गया था कास्ट के अंदर या अलग अलग तरीकों से, प्रॉपर्टी बेस्ड और फैमिली प्रिजर्वेशन। उसके बाद है स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मॉडर्न आर्मीज, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज, डायनेमिक इकोनॉमिक्स एंड द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फेडोम वर कंसीडर्ड क्रूशियल। अब क्या था कि फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया गया। फ्यूडलिज्म का एंड का मतलब है कि जो फ्यूड्स थे, जो सामंत लोग होते थे यानी कि जो लैंड ओनर्स होते थे, उनके ऊपर जो है बड़े बड़े जमींदार होते थे, अब उनको जो है एंड कर दिया गया उनका। और ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब क्या है, ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि वहां पर जो एक ही राजा का जो रूल चल रहा था। Representative from Britain, Russia, Prussia और ऑस्ट्रिया gathered in Vienna in 1815 to establish a settlement for Europe. रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटेन के, रशिया के, पर्शिया के और ऑस्ट्रिया के, वो वियना के अंदर इकट्ठा होते हैं 1815 में और एक सेटलमेंट बनाते हैं यूरोप के लिए। द बोर्बन डायनेस्टी वाज रीइंस्टेटेड इन पावर एंड फ्रांस लिंग्विस्ट टेरिटरीज एनेक्स्ड ड्यूरिंग नेपोलियन रूल। बर्बन डायनेस्टी जो है वो क्या करती है, पावर को दोबारा से ले आती है और फ्रांस के अंदर जो उसकी टेरिटरीज को कौन एनेक्स कर लेता है, नेपोलियन रूल, यानी कि वो उसको वापस ले लेता है। जो नेपोलियन उसकी टेरिटरीज को एनेक्स करता है यानी कि कब्जा लेता है, वो उसको वापस ले लेता है। लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिकल ऑफ द कंजर्वेटिव ऑर्डर फोकस्ड ऑन द इश्यू ऑफ प्रेस फ्रीडम। अब वो क्या चाह रहे थे कंजर्वेटिज्म के अंदर कि प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, जो चाहे जो प्रेस है, प्रेस फोर्थ पिलर होता है और उसको जो है फ्रीडम होनी चाहिए, वो रियल चीजें दिखा सके वर्ल्ड को। रिवोल्यूशनरीज क्या होते हैं बेटा, ए डेडिकेशन टू रेजिस्ट मोनार्कियल स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश्ड पोस्ट द वियना कांग्रेस एंड टू स्ट्राइव फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। यानी कि वो लोग जो कि मोनार्की से छुटकारा पाके, यानी कि किसी एक राजा के रूल से छुटकारा पाके अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो लड़ रहे हैं। और ये कब हुआ था, वियना कांग्रेस के अंदर जब वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने देखा, प्रोटेस्ट जो हुआ था 1789 में वो। नेक्स्ट उसके बाद है बेटा आपका गुसेप मैजिनी। गुसेप मैजिनी क्या है, जिनोवा के अंदर उनका जन्म हुआ है 1807 में। वो मेंबर है किसके, सेक्रेटरी जो सोसाइटी है कार्बोनरी के, और उन्होंने स्टैब्लिश की थी यंग इटली कहां पर, मार्सेल्स के अंदर, और यंग यूरोप कहां पर, बर्न में। और वो उन्होंने काम किया था किसके लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली को जो है वो यूनिफाइड किया था, एक बनाया था, उसकी यूनिटी की थी। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं वो कब कब हुए हैं, तो 1830 से लेकर 1848 तक। जुलाई 1830 लिबरल रिवोल्यूशनरी स्टॉप द बोर्बोन किंग्स एस्टेब्लिशिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एज द हेड। 1830 के अंदर क्या हुआ कि जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने जो है बोर्बोन किंग्स के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली जो चीजें हैं वो एस्टेब्लिश कर दी, और वहां के जो हेड हुए वो थे लुइस फिलिप। द जुलाई रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड ए रेबिलियन इन ब्रुसेल्स। और जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि ब्रुसेल्स के अंदर भी जो है वो रिवॉल्यूशन, जो रेबिलियन है, विद्रोह होना शुरू हो गए। और रिजल्ट क्या हुआ कि जो बेल्जियम है वो सेपरेट हो गया यूनाइटेड नेशन से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से और नीदरलैंड से। ग्रीक्स किसके लिए लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे 1821 में। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। नेपोलियनिक वार शुरू हो गए 1797 के अंदर। नेपोलियन को खत्म कर दिया गया और कंजर्वेटिव जो रिजाइम है वो आ गए 1815 से 1830। रिवॉल्यूशन हुए 1830 से लेकर 1848 तक। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस जो हमने अभी पढ़ा कि जुलाई के अंदर जो है वो क्या किया गया, लुइस फिलिप को हेड बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी गई। ब्रुसेल्स जो है वो उसके अंदर भी रेबेलियन हुए और बेल्जियम जो है सेपरेट हो गया यूनाइटेड किंगडम से और नीदरलैंड से, और ग्रीक भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट बेटा, इन जुलाई 1830 लिबरल रिवोल्यूशनरीज आउटस्टेड द बोर्बन किंग्स एस्टैब्लिशिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर ली कहां पर, लुइस फिलिप के अंडर में। ब्रुसेल्स के अंदर क्या हुए, रिवॉल्यूशन हुए और जो बेल्जियम है वो सेपरेट हो गया यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद है ग्रीक भी 1821 के अंदर जो है इंडिपेंडेंस के लिए झगड़ रहा है। नेक्स्ट बेटा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसके अंदर क्या है कि जो अलग अलग जो कल्चर है, आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरी है, म्यूजिक है, वो सारे जो चीजें थी उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है एक नेशन को इकट्ठा करने में, क्योंकि देशभक्ति के गीत गाए गए, पोइट्री सुनाई गई, कल्चर जो है वो देशभक्ति से रिलेटेड किया गया, यानी कि जो सारी चीजें की गई वो जो है वो नेशन के लिए की गई, एक देश को बनाने के लिए की गई।
रोमांटिसिज्म मूवमेंट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर कि देशभक्ति के, यानी कि देश के लिए प्यार जागा था उनका पोएट्रीज के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। ठीक है, ये क्या था, एक कल्चरल फोर्स था और इसमें जो था एक नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उनसे जुड़े हुए थे। वो अपने एक्सप्रेशंस जो है पोइट जो है वो पोइट्री करके, स्टोरी सुना के, आर्ट और कल्चर से वो एक्सप्रेस कर रहे थे। लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। अब जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, लोगों को इकट्ठा रखती है। जैसे कि रशियन लैंग्वेज जो है रशिया के अंदर बोली जाती है। अब वो क्या करते हैं कि जो रशियन रूल है, अब रशियन रूल को जो कैसे हटाया गया मोनार्की को, कि वहां पर रशिया के लोग जो रशियन लैंग्वेज बोलते थे वो सारे यूनाइट हो गए, एक साथ हो गए। तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 के अंदर यूरोप में जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस आए। सबसे पहले क्या हुआ कि पहला जो हाफ था 19th सेंचुरी में, उसमें जो है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी। 19th सेंचुरी के पहले हाफ में पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगी। साथ साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस का मतलब है कि उनके पास जो है पैसे की कमी थी थोड़ी सी। फूड जो प्राइसेज है वो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और पॉवर्टी जो है वो भी बढ़ रही थी। अर्बन सेंटर्स और रूरल सेंटर दोनों के अंदर पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी बढ़ती जा रही थी। 1848 में जो पर्शियंस हैं उन्होंने क्या किया, स्ट्रीट्स पर जाकर जो मतलब पर्शियंस थे वो क्या हो गए थे, वो सड़कों पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि एक तो फूड शॉर्टेज हो गई थी, दूसरा जो है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि लोगों को प्रॉपर काम ही नहीं मिल पा रहा है। काम नहीं मिल पा रहा है तो वो खाना जो है वो कमा नहीं पा रहे हैं और खा नहीं पा रहे हैं। तो फूड शॉर्टेजेस भी वहां पर होने लगी थी, क्योंकि वॉर चल रहे थे, तो वॉर के कारण फूड शॉर्टेज ज्यादा हो गई थी। 1848 का मतलब द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब जो रिवोल्यूशन है वो क्यों किए गए, लिबरल्स के द्वारा। तो सबसे पहले जो बेटा वो है आपका 1848 के अंदर जो अपराइजिंग्स हुई। अपराइजिंग्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज का उठाव होना, यानी कि उठना। तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, हंगरी के जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको काम नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। अब जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको अब काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो रिवोल्यूशन करना शुरू कर देंगे। यूरोप के अंदर जो है एक तो बहुत बड़ी चीज ये थी कि वहां पर जो नेशन स्टेट थे उनके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो इंडिपेंडेंस का लैक होने के कारण जर्मनी, इटली, पोलैंड और बाकी जो दूसरे जो कंट्रीज थी वहां पर जो लोग हैं उन्होंने फोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ताकि जो नेशन है उसको एक बनाया जा सके। यूनिफिकेशन के लिए उनके अंदर देशभक्ति की भावना जाग रही थी। वो चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर जो है वो सेटअप हो, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेकर आना चाह रहे थे। देन उसके बाद द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या किसी भी देश को आर्मी बना सकती है? तो देखते हैं। मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने एज्यूम की लीडरशिप एक मूवमेंट में, ताकि वो नेशनल यूनिफिकेशन कर सकें। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 वॉर जो है उन्होंने 7 साल में 3 वॉर लड़े, जिसमें जो है पर्शिया की विक्ट्री हुई और उन्होंने एक जो है सक्सेसफुल यूनिफिकेशन प्रोसेस कर दी थी। केजर विलियम सेकंड जो है पर्शिया के, वो जो हेड बने थे किसके, न्यूली एस्टेब्लिश्ड जर्मन एम्पायर के। यानी कि जो आर्मी है, आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने मिलकर जो वहां पर राजा थे उनको हरा दिया और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेटअप हो गया। इटली यूनिफाइड। इटली जो है 7 स्टेट्स थे, विद ओनली सार्दिनिया पिडमोंट बीइंग गवर्न बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट। वहां पर सार्दिनिया जो पिडमोंट था उसको कौन गवर्न कर रहा था, इटालियन प्रिंसली स्टेट गवर्न कर रहे थे। ग्यूसेप मैजिनी जो है इनिशिएट करते हैं कि वो एक यूनिफिकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, और लेकिन वो क्या रह गया था, अनसक्सेसफुल रह गया था। तो जो मूवमेंट चलाया गया था यूनिफिकेशन के लिए कि इटली को एक साथ लाया जाए, तो वो चलाया गया था चीफ मिनिस्टर कैवर के द्वारा। ठीक है, जो कि असिस्टेंट था गिसिप गैरिबाल्दी का। 1861 के अंदर विक्टर इमैनुअल सेकंड ने डिक्लेयर कर दिया किंग को हराकर कि वही इटली जो है वो एक यूनाइट नेशन है। यानी कि पहले किसने हेल्प की, पहले किसने सोचा, मैजिनी ने सोचा कि हम जो है इटली को यूनिफाइड करेंगे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद एक मूवमेंट चलाया गया चीफ मिनिस्टर कैवर के अंडर में, उन्होंने वो लीड किया, लेकिन वो भी जो है वो प्रोसेस चलाते रहे। और 1861 के अंदर विक्टर इमैनुअल सेकंड ने जो वहां पर बता दिया कि इटली जो है वो अब यूनिफाइड हो चुका है। स्ट्रेंज केस क्या है ब्रिटेन का, तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको कंसीडर किया जाता है ए मॉडल फॉर द नेशन स्टेट वेयर द फॉर्मेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस रेदर देन ए सडन अपहील। द इंग्लिश पार्लियामेंट प्लेड ए वाइटल रोल इन फॉरेंजिंग ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स कोर, इरोडिंग द एथनिक आइडेंटिटीज ऑफ वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश। यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेंज केस क्या था, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब केस क्या था,
तो अजीब केस यहाँ पर ये था कि ग्रेट ब्रिटेन को जो है एक नेशन स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, कि वहां पर जो है अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे कि वेल्स है, स्कॉट है, आयरिश है। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि अलग अलग ट्राइब के लोग आप बोल सकते हो, या अलग अलग प्लेसेस के लोग जो हैं वो उस एक नेशन के अंदर रह रहे हैं। तो वहां पर जो है एक एक्ट लाया गया, द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। किसके बीच में आया? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और उन्होंने क्या बोला कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाएगा। उसके अंदर उन्होंने किसको? वेल्स को भी, स्कॉट्स को भी और आयरिश लोगों को भी उन्होंने उसी के अंदर जो है वो ले लिया। और उन्होंने क्या बोला कि जो इंग्लिश है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी कि प्रभाव डाल रही है स्कॉटलैंड के ऊपर, और वो उनके कल्चर को सप्रेस कर रही है। आयरलैंड जो था उसको डिवाइड किया गया कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर। वहां पर जो है इंग्लिश असिस्टेंस ज्यादा थी, और वो क्या कर रहे थे? यूनाइटेड किंगडम ने 1801 में आयरलैंड को भी अपने देश में मिला लिया, और वो क्या हो गया? एक ब्रिटिश नेशन बन गया, जहां पर डोमिनेंस किसका था? इंग्लिश कल्चर का था। ठीक है, अब है विजुअलाइजिंग द नेशन। 18वीं सदी और 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ कि जो कंट्रीज हैं वहां पर फीमेल फिगर्स भी उभर कर आ रही हैं, यानी कि अब जो महिलाएं हैं वो भी उभर कर आ रही हैं। वो भी क्या कर रही हैं? अब रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन अच्छा था, यानी कि लिबर्टी को वो डिपिक्ट कर रहे थे रेड कैप से और ब्रोकन चेन से, और वो जस्टिस मांग रही थी कि हमारे लिए भी जो है वो जस्टिस होना चाहिए। एक पोर्ट्रेट दिखाया गया जहां पर ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग वेइंग स्केल्स, कि जहां पर जो है एक ब्लाइंड फोल्डेड यानी कि एक औरत है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उसको जो है एक तराजू दिया हुआ है, और उससे डिपिक्ट किया जा रहा है कि हमें जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो उस की आंख पे जो पट्टी बंधी हुई है उसको अब हमें खोलना है। नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, यानी कि जब एक आइडिया जो है एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्सन के द्वारा या किसी चीज के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिगरी। एलिगरी के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल और एक सिंबॉलिक। नेक्स्ट है बेटा आपका जर्मेनिया फिलिप विट 1848। ये एक आर्टिस्ट थे, जो इन्होंने क्या किया था कि वहां पर जो है एक पोर्ट्रेट के बोल सकते हो आप, एक पेंटिंग बोल सकते हो, वो बनाई थी। किसके लिए? सेंट पॉल, जहां फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन इन 1848, यानी कि 1848 में उन्होंने जो है एक पोर्ट्रेट जो है वो या पेंटिंग जो है वो बनाई थी, एक बैनर के टाइप में। अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या है? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आप जो है मतलब आपके अंदर देशभक्ति की भावना का जागना, कि हमारा नेशन एक है, हमारा देश एक है। तो 19th सेंचुरी का जो फाइनल क्वार्टर था, यानी कि 1871 वाला जो फेज था, वहां पर हमने देखा कि जो बहुत सारे लोग हैं बाल्कन्स हैं, रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो, ये सारे क्या हो गए थे? यूनिफाइड हो गए थे। ये क्या चाह रहे थे? अब वो चाह रहे थे कि हम यूनिफिकेशन आ जाए हमारे अंदर, हम अपने जो एक अलग देश बना लें, और हमारे देश की जो है एक आर्मी हो, एक रूल हो उस देश का। ठीक है, बाल्कन्स के ऊपर किसका रूल था? ओटोमन एम्पायर का, मतलब वो उनका इन्फ्लुएंस था ओटोमन एम्पायर का 19th सेंचुरी के अंदर। और वहां पर उन्होंने क्या किया था? मॉडर्नाइजेशन कर लिया था, और इंटरनल रिफॉर्म्स वहां पर चल रहे थे। ठीक है, उनके अंदर ही अंदर बहुत सारे कारणों से उनके देश के अंदर बहुत सारे इंटरनल जो है वो रिफॉर्म चल रहे थे। उसके बाद है बेटा 1914 के अंदर यूरोप के अंदर एक नेशनलिज्म की ऐसी लहर सी आई कि जितने भी वो देश थे वहां के, तो वो सभी क्या चाह रहे थे कि हम जो हैं एक नेशन स्टेट बनेंगे, और वहां पर नेचुरली और यूनिवर्सल आइडिया को एक्सेप्ट किया गया कि हम जो हैं वो अब अपना एक देश बनाएंगे, और इंडिपेंडेंस जो है वो वहां पर होगी। किसी भी दूसरी कंट्री को वो वहां पर रूल नहीं करने देंगे, और ना ही किसी एक राजा को वहां पर रूल करने देंगे। अब रूल किसका होगा? जनता का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 जो है वो खत्म हो जा रहा है। मैंने आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताई है, और यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखी भी हुई है। ये आपके परफेक्ट नोट्स हैं, तो आप जो हैं यहाँ से देखकर नोट्स बना सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।